नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंद्र गुप्ता, वाइस चांसलर वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बोलूँगा। संस्कृत के बारे में बोलूँगा, संस्कृत की इम्पोर्टेंस के बारे में बोलूँगा, संस्कृत का भारतीय जीवन दर्शन में क्या महत्व है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि संस्कृत हमारी परंपराओं से जुड़ी है। संस्कृत जो है ये एक ऐसी भाषा है जो हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी की नींव है। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति को जाना नहीं जा सकता। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है और पढ़ी लिखी जाने वाली सबसे पहली लैंग्वेज है, ऐसा कई लोग मानते हैं। संस्कृत हमारी सारे जो वेद हैं, पुराण हैं, हमारी जो पुस्तकें हैं जो हमारी परंपरा को प्रतिष्ठित करती हैं, वो सभी संस्कृत में हैं। संस्कृत पहले संपर्क भाषा हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में आक्रांताओं के आक्रमण के बाद संस्कृत संपर्क की भाषा नहीं रही और संस्कृत में भाषा करने का क्रम टूट गया, संस्कृत में लिखने का क्रम टूट गया, संस्कृत में पढ़ने का क्रम टूट गया, संस्कृत में बातचीत का क्रम टूट गया, जिसे हमें फिर से स्थापित करना चाहिए। और ये हमारी देश की नींव मजबूत करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भाषा वो ब्रिज है, भाषा वो ब्रिज है जिसको पार करने के बाद ही कोई भी संस्कृति सफल हो सकती है। हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे समाज को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए, फिर से प्राचीन स्तर के गौरवमयी इतिहास को दोहराने के लिए संस्कृत एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। संस्कृत के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूँ। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा भी है, हमारे देश के एक राज्य उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा भी है। जिससे पहले जब आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उससे पहले संस्कृत हमारी संपर्क भाषा थी। कई विदेशी एजेंसियों के मुताबिक, जिसमें नासा एक मुख्य है, संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, संस्कृत को वैसा ही सुना जाता है। संस्कृत दुनिया की किसी भी भाषा में जितने शब्द हैं उनसे ज़्यादा शब्द संस्कृत में हैं। एक अनुमान के मुताबिक संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, जबकि संस्कृत का सेंटेंस पूरा करने में सबसे कम शब्दों की जरूरत होती है। इतनी समृद्ध भाषा होते हुए भी एक सेंटेंस को पूरा करने में सबसे कम शब्दों की जरूरत संस्कृत में होती है। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हाथी के लिए संस्कृत में 100 से भी ज्यादा शब्द हैं। ये यूनिक है, हर एक शब्द का ऑल्टरनेटिव है, उसका पर्याय है। ये बहुत बहुत अद्भुत बात है जो किसी और भाषा में इतनी स्पष्टता से नहीं पाई जाती। संस्कृत दुनिया की ऐसी अकेली भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, और एक तरह से ये हमारे मुंह का एक्सरसाइज का केंद्र है। अगर हम संस्कृत में बात करते हैं तो हम एक्चुअल में संस्कृत तो बोलते ही हैं, भाषा तो बोलते ही हैं, लेकिन हम अपने मुंह की एक्सरसाइज भी करते हैं।
करो करो। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार साबित होती है और एकाग्रता बढ़ाती है। कर्नाटक के मुत्तूर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। जर्मनी में संस्कृत भाषियों की बहुत मांग है। मेरा एक बार जर्मनी जाना हुआ था, जहाँ संस्कृत एक ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे देश से आता था जिसकी मातृभाषा पुरातन काल में संस्कृत हुआ करती थी, और मैं वहाँ अकेला ऐसा इंसान था जो संस्कृत नहीं बोल सकता था, जबकि उस यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो रहने वाले थे, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे, वो सब संस्कृत में बात कर पाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत को नहीं बोल पाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं है। हमको संस्कृत सीखने के लिए अपने अपने जो प्रयास हैं वो बढ़ाने होंगे। जर्मनी में एक अनुमान के मुताबिक 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम्स संस्कृत में बने हैं, ना कि अंग्रेजी में। इंग्लैंड और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। अभी मैं आपको संस्कृत के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी भाषा के 4 सोपान होते हैं: श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जर्मन हो, अरेबिक हो, ये 4 सोपानों से भाषा गुजरती है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आज हमारे देश में ये विडंबना है कि हम संस्कृत के पठन और लेखन पे तो जोर दे रहे हैं, लेकिन श्रवण और भाषण पर जोर इसलिए नहीं दे पाते कि सुनने वाले और बोलने वाले नगण्य हैं, बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं जो बोले और लोग सुने, और लोग तभी सुनेंगे जब बोलने वाले होंगे। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। Sanskrit language has been the most important medium in lending continuity to Indian civilization. In its heyday, it was spoken and used in all regions of India, including the Dravidian South. While Tamil has maintained a more or less independent literary tradition, Sanskrit had its own value in Tamil society. All other languages in India have taken freely from Sanskrit vocabulary, and their literature is permeated with the Sanskrit heritage. Sanskrit is perhaps the oldest language in the world to be recorded. Classical Sanskrit, which developed from the Vedic age, held sway from 500 BC to about 1000 AD. In independent India, it is listed among the languages of the 8th schedule of the Constitution, though it is not the official language of any state, except Uttarakhand. Thus, it is the origin of Indian civilization. The Rig Vedas all are written in Sanskrit, and the list keeps on going. The commonly perceived purpose of a language is communication. With respect to that, today Sanskrit has no importance in our own country. But the same is not applicable to C or Java. You cannot say C or Java has no significance because of no connection with common man's communication. Sanskrit is an important language from all points of view. It was meant to convey knowledge of Vedas, philosophy of Vedas, spirituality, science, medicine, politics and religion through various texts. And it was not meant to be mixed up with other languages. Every common man's language has been added with foreign language, and eventually the pure form exists only in writing
or old literature, but it has borrowed words from Tamil and vice versa. Accusing a language of not giving credit is funny. It is the people who did not credit the language. And we can't ensure everything has fully surfaced. Tomorrow, it may be evident that prehistoric language was the root of all. Sanskrit has contributed to the ancient kingdoms, to Hinduism, and hence the well-being of our forefathers in numerous ways. So indirectly, Sanskrit has shaped our culture and who we are, not fully, but to an extent. You cannot say that our forefathers don't have significance in modern world, and it is very amateurish to say no common man communication, therefore no significance. It means that despite Sanskrit not being a language of the common man, it is significant, because we have proved that it is not necessary that a language has to be a common man's language in order to gain importance. In due course of time, the hatred towards a community has mutated to be the hatred towards Sanskrit. Means that people have associated Sanskrit with certain religions. And if you don't like the religion, you don't like the language. That should not be the case. Fortunately, in India, this is not the case. People now do not associate Sanskrit with some religions only. People understand the importance of Sanskrit and they love Sanskrit because what it is, what a great language it is. And it is now every Indian's language. An Indian knows the importance that Sanskrit has in future development of India. The importance in today's world would be the contribution of Sanskrit to our present culture, morals and mindset, and the fact that it is still glowing in a corner despite all invasions, alienation, accusations, conspiracies and Quora answers. It is important to preserve it. Sanskrit is only scientific language which has no difference between hearing, reading and writing. This is very important. It is the only scientific language which has no difference between hearing, reading and writing. Every word is sounded different. Sanskrit was considered as Dev Bhasha, Dev Vani. Dev Vani, or the language of gods by ancient Indians. The word Sanskrit, meaning refined or purified, is the antonym of Prakriti, meaning natural. The corpus of Sanskrit literature encompasses a rich tradition of poetry and drama, as well as scientific, technical, philosophical and dharma texts. Sanskrit continues to be widely used as a ceremonial language in Hindu religion, religious rituals and Buddhist practice in the forms of hymns and mantras. It is made up of primordial sounds and is developed systematically to include natural progressions of sounds as created in the human mouth. Sir William Jones said, human life would not be sufficient to make oneself acquainted with any considerable part of Hindu literature if it does not know Sanskrit. Other importance of Sanskrit are described as follows. Number one of the first written records was in Sanskrit. It has been attested that one of the first written records may have been in Sanskrit. It was probably the text that make of Rig Veda, which is a collection of Hindu hymns that dates back to ancient times. Sanskrit is the philosophical language of few religions like Hinduism, Buddhism and Jainism. Besides it's important to Hinduism, Sanskrit is also a philosophical language for the religions I have already enumerated: Jainism, Buddhism and Sikhism. Jainism is a religion practiced by probably less than 1% of the population of India, and yet Jain literature
has had a huge impact on Indian culture and history over the centuries. One of the main languages used to write this literature is Sanskrit. The main language of Buddhism was Prakrit at first, but later Sanskrit was adopted, with some of the most important Buddhist literature being written in Sanskrit. The Guru Granth Sahib, the most important Sikh religious text, is written in a few different languages, one being Sanskrit. Number 3, Sanskrit has had a huge influence on other languages. One of the most popular languages in India today, Hindi, is hugely influenced by Sanskrit and is in fact a register of the Khadi Boli dialect that has been Sanskritized. If you take a look at the modern Indo-Aryan languages, you will see that many of them directly borrow grammar and vocabulary from Sanskrit. Beyond those of modern India, other languages in nearby regions have been influenced as well. Austronesian, Sino-Tibetan and many languages of Southeast Asia show Sanskrit influence as well. Some have said that there are even words in English that were originally contributed by Sanskrit. We can hear this from Sushma Swaraj, who sometimes gave a speech in Sanskrit, and by watching her speak in Sanskrit, many of us got encouraged towards the language, to practice this language as a spoken language in India. And I hope that the facts that I have placed before you, you will be encouraged to follow Sanskrit and make our heritage, our culture, our society richer than ever before. Thank you very much. Dhanyavad. Jai Hind and Jai Jai Garvi Gujarat. Namaskar.